तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने वो टॉपिक पूरा रीड कर लिया है एंड आपके पास कुछ क्वेश्चंस रेडी हो। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक फैक्टर्स इन स्टार्टिंग अ बिजनेस। क्या है क्वेश्चन? बेसिक फैक्टर्स इन स्टार्टिंग अ बिजनेस। मतलब अगर आपको कोई बिजनेस चालू करना है तो बिजनेस चालू करने के पहले आपको क्या क्या चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास 10 पॉइंट्स है और इसे हम एक एक करके रीड करेंगे। सबसे पहले है सिलेक्शन ऑफ लाइन बिजनेस, डिसाइड नेचर एंड टाइप, बिजनेस विथ ग्रेटर प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर। मतलब क्या, सबसे पहले तो आपको यह सोचना होगा कि हम किस नेचर का, किस टाइप का बिजनेस करेंगे। मतलब आप कोई गुड्स प्रोवाइड करने वाले हो या आप कोई सर्विस करने वाले हो। अगर गुड्स करने वाले हो तो कौन से गुड्स, जो डेली, जो हम लोग ऐसा जो ड्यूरेबल नहीं है वो वाले, या फिर जो ड्यूरेबल है वो वाले। तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। तो आप कौन से टाइप ऑफ बिजनेस आप सेल करने वाले हो। सेकेंडली कि बिजनेस विथ ग्रेटर प्रॉफिट, आपको हमेशा वो बिजनेस करना चाहिए जिसमें आपको प्रॉफिट हाई हो। ठीक है, आप कोई भी लो प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस को नहीं चालू कर सकते और वो आपके लिए फ्रूटफुल भी नहीं रहेगा। एंड थर्ड है इंटरेस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर। मान लो जैसे आपको पता है कि अभी का जो टाइम है वो है पूरा टेक्नोलॉजी वाला एंड हर कोई चाहता है कि मुझे टेक्नोलॉजी में आए, मुझे कंप्यूटर का यूज करना है। आप बहुत सारे एड्स भी देखते रहोगे जहां पर, जैसे एक व्हाइट हेड जूनियर्स करके है, जहां पर 6th क्लास के पर्सन को भी, 6th क्लास के बच्चे को भी वो कोडिंग सिखा रहे हैं। कोडिंग जो कि ग्रेजुएट्स लोग या फिर आफ्टर 12th जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे वो अभी 6th क्लास के बच्चे को भी सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो रही है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है और आपको वहां पे कुछ बिजनेस करना है, बट आपका जो बैकग्राउंड है वो है कॉमर्स बैकग्राउंड, मतलब आपने कोई भी ये नहीं, आपने कुछ भी टेक्नोलॉजी का रीड ही नहीं किया, आपने नॉर्मल सिर्फ बीकॉम किया हुआ है, तो क्या आपके लिए वैसे बिजनेस में आना अच्छा रहेगा? तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट है लेकिन आपको उसका कुछ आइडिया वगैरह नहीं है एंड आपको कुछ बेसिक नहीं है। तो पहले तो आपको उसके लिए कुछ बेसिक्स आने चाहिए एंड देन आपको फिर उसके अंदर जा सकते हो। तो आपको हमेशा ऐसा बिजनेस चूज करना है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो एंड आपके पास कुछ बैकग्राउंड भी हो, प्लस उसके अंदर में कुछ आपके पास उसमें कुछ अच्छा प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस। सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, ऑफ फर्म, बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल्स एंड स्मॉल स्केल, अनसर्टन एंड रिस्की मार्केट। तो साइज ऑफ फर्म, जैसा कि हमने कहा कि आप घर पे बैठ करके भी अकेले पूरे बिजनेस को संभाल सकते हो, या फिर आप एक ऑफिस में जा करके 100 लोग को एम्प्लॉय करके भी आप बिजनेस कर सकते हो। दोनों को बिजनेस ही कहेंगे। तो कौन सा करना चाहिए आपको, स्मॉल लेवल पे या लार्ज लेवल पे? तो दोनों के कुछ बेनिफिट्स है, दोनों के कुछ लॉसेस है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप लार्ज साइज बिजनेस करते हो तो आपको एक फायदा मिलता है इकोनॉमिक्स ऑफ सेल्स का। मतलब क्या कि अगर आप कुछ चीजें परचेस कर रहे हो, कोई आप रॉ मटेरियल बल्क में परचेस करते हो, तो आपको उस पर क्या होता है, बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। तो उसके से आपको आपका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा एंड जो आपका सेल है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अब आप सोचोगे कि अगर ऐसा ही केसेस, अगर आपको हमेशा ये बल्क क्वांटिटी पे आपको प्रॉफिट मिलता है, बल्क क्वांटिटी पे आपको डिस्काउंट मिलता है, तो सब लोग लार्ज साइज ही क्यों नहीं करते? तो मान लो कि आपका मार्केट डिमांड था 100 लोगों का। ठीक है, मतलब आपके एक महीने में 100 प्रोडक्ट सेल होते हैं, लेकिन आपने 1000 प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल परचेस कर दिया एंड आपने 1000 प्रोडक्ट को बना भी दिया। तो अब क्या है, आपके पास जो लोग है वो है सिर्फ 100, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है वो है 1000। तो क्या जो बाकी के जो रिमेनिंग 900 यूनिट्स रहेंगे वो आपके वैसे ही गोडाउन में पड़े रहेंगे और वो लॉस हो जाएगा, एक्सपायर होकर वो लॉस हो जाएंगे। तो इसलिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपका जो मार्केट डिमांड है वो कितना है। अगर आपका मार्केट डिमांड कम है तो आप इतना बड़ा बिजनेस ओपन करके क्या करोगे? क्योंकि जितना बड़ा बिजनेस होगा उसको चलाने के लिए उतना ही वर्किंग कैपिटल चाहिए, लेकिन छोटे बिजनेस के लिए उतना कैपिटल नहीं चाहिए। तो ये तो हो गया लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल का डिफरेंसेस, कि मतलब लार्ज स्केल में आपको चीजें कुछ बेनिफिट भी होगी बट कुछ लॉसेस भी रहेंगे। स्मॉल स्केल भी सेम है। जैसे स्मॉल स्केल में ये भी हो गया कि मान लो आपके पास लोग बहुत आ रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ लोग आ रहे हैं, बट क्योंकि आप सिंगल लेवल पर बिजनेस कर रहे हो तो आप क्या है, आप उतना प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हो। तो वो भी क्या है, आपका एक तरह के लिए अपॉर्चुनिटी लॉस है। मतलब अगर आपका बिजनेस बड़ा होता तो आप और ज्यादा लोग को टेक केयर कर पाते, लेकिन क्योंकि आपका बिजनेस छोटा है तो आप उतना जो डिमांड है वो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया साइज ऑफ बिजनेस। तो आपको हमेशा सोचना पड़ेगा बिजनेस के पहले कि आप लार्ज साइज में जाए या स्मॉल स्केल पर जाए। सेकेंड हम देखा अनसर्टन एंड रिस्की मार्केट।
मतलब क्या कि अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो एकदम नया है, मान लो कि इलेक्ट्रिक कार का, जैसे इलेक्ट्रिक कार पहले बंद थी लेकिन अभी धीरे करके शुरू हो रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसे पॉलिसीज लेके आ जाए कि आप इलेक्ट्रिक कार नहीं यूज कर सकते, तो फिर क्या होगा? तो इसके लिए आप देखोगे इलेक्ट्रिक कार के अंदर इतने ज्यादा अभी प्लेयर्स नहीं आए हैं, क्योंकि क्या है, क्योंकि वो जो मार्केट है वो अनसर्टन मार्केट है, वो रिस्की मार्केट है एंड कुछ श्योरिटी भी नहीं है उसके अंदर। तो आपको हमेशा देखना है कि आपका जो मार्केट है वो कैसा है। अगर आपका जो मार्केट है वो रिस्की या अनसर्टन मार्केट है, तो हो सके तो आप स्मॉल स्केल में जाइए, आप लार्ज स्केल मत बनाइए, क्योंकि आपने अगर फैक्ट्रीज वगैरह बना दी तो उसका जो बहुत नुकसान हो जाएगा आपको अगर वो नहीं चल पाए तो ये आपको ध्यान रखना है। और वाइल सिलेक्शन ऑफ फॉर्म, थर्ड हम देखते हैं चॉइस ऑफ फॉर्म, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, और सेकंड है कैपिटल रिक्वायरमेंट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, लाइबिलिटी, लीगल फॉर्मेलिटीज। देखिए, आप बिजनेस 3 तरह के कर सकते हैं। फर्स्ट तो है कि आप एज अ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर सकते हैं। सेकंड है आप एक पार्टनरशिप फॉर्म ओपन कर सकते हैं। थर्ड है कि आप कोई कंपनी ओपन करें। तो ये 3 में से आपको कौन सा चूज करना है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। जो सेकंड पॉइंट है वो कि आपका कैपिटल का रिक्वायरमेंट कितना है। मान लो कि आपको सिर्फ 10,000 रुपीज चाहिए कोई एक सिंपल बिजनेस सेटअप करने के लिए, तो उसमें अगर आप कंपनी ओपन भी कर दोगे तो क्या मतलब पड़ेगा, उसका कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो वो आप सिंगल लेवल भी कर सकते हो। मान लो अगर आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए 5 लाख रुपीज का या 10 लाख रुपीज का, तो आपको एक बार के लिए पार्टनरशिप फर्म चूज करना चाहिए। लेकिन अगर आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो और बड़ा है, 50 लाख रुपीज का, 1 करोड़ रुपीज का, 10 करोड़ का, तो उसमें आपको बड़ी कंपनी ही लेनी पड़ेगी। तो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट एक बेस है आपके फॉर्म ऑफ बिजनेस का। सेकंड क्या था, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लायबिलिटी। ये भी आप ध्यान रखो कि जितने ज्यादा आपके पास लोग आएंगे एज अ पार्टनर या एज अ शेयर होल्डर, उतना ही आपका जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लो कि आपके यहाँ पे आप पहले अकेले कर रहे थे एंड आपको प्रॉफिट हो रहा था 100 रुपीज का, तो वो 100 रुपीज डायरेक्टली आपके ही पास जा रहा था। लेकिन मान लो कि आपके पास अभी 5 पार्टनर्स है, मतलब टोटल मिला के 5 लोग हैं, तो उसमें जो 100 है उसका भी 5 बाइफर्केशन हो जाएगा एंड आपको पर पर्सन आपको मिलेंगे सिर्फ 20। तो जहां पर पहले आप 100 कर पा रहे थे वहां पर आप अभी 20 ही कर रहे हो। या फिर आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा लाइबिलिटी का। मान लो कि आप कोई बड़े बड़े लोन वगैरह ले रहे हो, तो अगर आप लोन लेते हो तो आप अकेले कितना आप लोन पे कर पाओगे, 1 लाख का 2 लाख का पे कर पाओगे। लेकिन आपको अगर बड़े अमाउंट में लोन चाहिए तो उसके लिए आपके पास अगर पार्टनर ज्यादा रहेंगे तो वो भी क्या है, वो भी आपको हेल्प कर पाएंगे वो उतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए एंड आपको इजीली लोन को चुका पाओगे। तो जो लाइबिलिटी है वो भी बाइफरकेट होती है। अगर आपके पास लोन है 1 लाख रुपीज का, तो अगर 5 लोग रहेंगे तो 1 लाख का 5 में डिवीजन हो जाएगा एंड पर पर्सन 20,000 आपको मिलेंगे। तो जैसे आपको प्रॉफिट जो है वो बाइफरकेट होता है, वैसे आपको जो लाइबिलिटी है वो भी बाइफरकेट होता है। एंड फिर लास्ट पॉइंट था लीगल फॉर्मेलिटीज का, कि आप अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो तो उसके लिए आपको कोई भी एक लीगल रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है अनटिल अनलेस कि आप जीएसटी के अंदर फॉल करते रहो। तो जितनी ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज रहेगी उतना आपको कॉस्ट बढ़ेगा। मान लो कि आपने एक कंपनी ओपन करी एंड तो कंपनी अगर आपने ओपन करी तो उसके लिए आपको कंपनी का ऑडिट करवाना पड़ेगा, आपको उसके लिए अकाउंट्स लिखने पड़ेंगे एंड ये जो करेंगे ये आप नहीं कर सकते, ये किसी और को देना पड़ेगा आपको। इसे ऑडिट तो है वो आप किसी सीए को बोलोगे करने के लिए, एंड जो अकाउंट्स वगैरह वो आप किसी का एम्प्लॉय रखोगे तो उनका भी जो कॉस्ट है वो भी आपके इसमें आ जाएगा। तो इससे आपका जो प्रॉफिट है वो भी कम हो जाएगा। तो आप जब कोई भी बिजनेस ओपन करो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या उसका रिक्वायरमेंट है, क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज है, मुझे कितना खर्चा होगा, कितना प्रॉफिट होगा एंड देन ही आप कोई बिजनेस को स्टार्ट करो। तो आप समझ गए हैं, हमारा फर्स्ट पॉइंट था सिलेक्शन ऑफ बिजनेस लाइन का, सेकंड था साइज ऑफ फॉर्म का, थर्ड था चॉइस ऑफ फॉर्म का। तो आपको ये समझ में आ चुका है, अगर नहीं आया तो वापस रिवाइंड कर लीजिए एंड वापस शुरू करते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है लोकेशन ऑफ बिजनेस। तो अगर आपको बिजनेस सेटअप करना है तो कहां सेट करोगे, तो फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अदर सर्विसेज, सेकंड है टाटा नैनो फैक्ट्री इन वेस्ट बंगाल। तो कोई भी जब आप बिजनेस शुरू करते रहेंगे तो पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो रॉ मटेरियल है या फिर आपके जो एम्प्लॉयज है वो कहां से आएंगे एंड जो आप कहां पे सेल कर रहे हो। मान लो कि आपने सिक्किम जो है, सिक्किम स्टेट में
आपने अपनी फैक्ट्री ओपन करी, क्योंकि वहां पे आपको लगा कि बहुत सस्ता पड़ रही चीज़ है, तो आप वहां पे आपने फैक्ट्री ओपन करी, लेकिन आपके जो सेलर है वो है राजस्थान के अंदर जोधपुर में, तो सिक्किम से जोधपुर आने में जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट रहेगा वो भी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हो सके तो बिजनेस वहां चूज करना चाहिए जहां पर आपके जो रिसोर्सेज है वो आपको इजीली मिल पाए एंड आपके जो प्रोडक्ट्स है वो वहां पर ही सेल हो पाए। जितना दूर आपका प्रोडक्ट रहेंगे उतना आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आएगा, इंश्योरेंस का कॉस्ट आएगा एंड बहुत सारे अदर कॉस्ट भी आ जाएंगे। तो बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि आप कहां बिजनेस स्टार्ट करें, कौन से लोकेशन पे स्टार्ट करें। सेकेंड टाटा नैनो फैक्ट्री, तो आपको पता होगा टाटा नैनो की जो फैक्ट्री है अभी जो है वो गुजरात के अंदर है, लेकिन इनिशियली ये वेस्ट बंगाल में चालू हुआ था फैक्ट्री एंड कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उनको वेस्ट बंगाल से पूरा अपना जो प्लांट है उसको निकालकर यहाँ गुजरात में लगाना पड़ा। तो वो जो प्लांट को इंस्टॉल करना फिर वापस डी इंस्टॉल करना, तो उस समय बहुत बहुत कॉस्ट लग गया। तो आपको भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो बिजनेस कर रहे हो क्या उसमें कुछ पॉलिटिकल कुछ इश्यूज तो नहीं है, जैसे आपको जो लैंड वगैरह भी आपके हैं वो प्रॉपर तो है, तो वहां की जो पॉलिटिकल जो पार्टी है वो आपको सपोर्ट भी कर रही है कि नहीं कर रही है, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा व्हाइल चूजिंग द लोकेशन ऑफ योर बिजनेस। फिर है फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन, कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर बाइंग लैंड, मशीनरी एंड इक्विपमेंट एंड इन्वेंट्री, आरकॉम केस स्टडी। तो आप जब बिजनेस ओपन करोगे तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपके पास जो कैपिटल है वो कैसे आएगा, मतलब आप किसी पर्सन को बोलोगे पैसे के लिए या फिर आप कोई बैंक के पास जाओगे पैसे के लिए, और आपको लोगों को पार्टनर रखना है या फिर लोन्स लेने हैं, ये सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा ड्यूरिंग द फाइनेंसिंग प्लान, मतलब फाइनेंस प्लान आपको करना पड़ेगा। एंड इसका रिक्वायरमेंट क्या है, कैपिटल हम लोग क्यों चाहिए हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जगह परचेस करनी पड़ेगी, वहां पे फर्नीचर, वहां पे जो मशीनरीज है वो परचेस करने पड़ेंगे। इवन अगर हम कोई गुड्स में डील कर रहे हैं तो वहां पर हमारे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, हमारे पास वहां पे एरिया होने चाहिए, वहां पे लोग होने चाहिए, तो इन सब में हमारे एक्सपेंसेस लगते हैं। जो मैंने कहा था ना वर्किंग कैपिटल, तो यही है वर्किंग कैपिटल। तो जितना बड़ा आपका बिजनेस रहेगा उतना उसे चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल लगेगा, जैसे कि लाइट का खर्चा हो गया या फिर क्लीनिंग या वाटर एक्सपेंसेस, इतने सारे एक्सपेंसेस हैं, तो उन सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इनके ये जो एक्सपेंसेस है ये एक्सपेंस आप इनकर करने के लिए आपके पास इनकम कहां से आए, और इनकम नहीं तो फिर आपके पास जो स्टार्टिंग इनिशियल लेवल में जो कैपिटल है वो आपके पास कैसे आए, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड हम देखेंगे आरकॉम केस स्टडी। जैसा आपको पता है कि बहुत पहले जब धीरूभाई अंबानी चले गए थे तो उन्होंने अपना जो उनका जो वेल्थ था उसको दो में डिवाइड कर लिया था, एक था मुकेश अंबानी के पास में, एक था अनिल अंबानी के पास में। तो जो भी पैसे अनिल अंबानी के पास में थे, जो भी इंडस्ट्रीज या जो भी फैक्ट्रीज या कंपनी होते हैं, तो वो जितने भी अनिल अंबानी के पास थे उसमें से एक था आरकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन। तो उसका क्या हुआ था कि रिलायंस कम्युनिकेशन जो है उन्होंने बहुत सारे लोन ले लिए एंड उनको लगा कि हम ज्यादा लोन लेंगे और उसको ट्राई करेंगे ये कंपनी को बूस्टअप करने का, एडवर्टाइज करेंगे, कुछ ऑफर्स देंगे ताकि इसका सेलिंग जो बढ़ पाए। तो इस चक्कर में उन्होंने बहुत सारे लोन ले लिए और फिर क्या हो गया, उन लोन के लिए जो उनको इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ी, ईएमआई या जो लोन की इंस्टॉलमेंट्स होती है वो इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। एंड धीरे धीरे क्या हो गया कि उनका जो आरकॉम की जो कंपनी है वो फिर एकदम नीचे ही जाते थे, वो फिर बैंकक्रप्ट ही हो गई। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इतना भी ज्यादा लोन ना ले लो कि आप उसके इंटरेस्ट ही नहीं पे कर पाओ, एंड अगर ऐसा हो गया तो आपको बैंकक्रप्सी फाइल करनी पड़ेगी। एंड इसके लिए इसके ऊपर एंड इसके से आपके ऊपर बहुत सारे लीगल चार्जेस भी लग सकते हैं, इवन पेनल्टीज, फाइन्स, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि आप लोन उतना ही ले जितना आपको रिक्वायरमेंट है एंड आप उसे फुलफिल भी कर पाए, उसे रिटर्न भी करना है आपको। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं फिजिकल फैसिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एट दैट लोकेशन, साइज ऑफ बिजनेस। तो जैसा हमने कहा था लोकेशन ऑफ बिजनेस का, तो आपने सोचा कि नहीं मुझे जोधपुर में अगर सेल करना है, जो मेरा प्रोडक्ट है अगर उसे मुझे जोधपुर में सेल करना है तो मैं जोधपुर के जो बाजू बाजू का एरिया है मैं वहां पर अगर अपना फैक्ट्री लगाऊंगा या अपना ऑफिस लगाऊंगा तो बेटर रहेगा। तो वहां पर भी कहां, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा लोकेशन है जहां पे आपका जो मार्केटिंग है वो बढ़ पाए, जहां पे आपको लोग भी मिल पाए। तो एग्जैक्ट जो आपका फिजिकल लोकेशन होना चाहिए आपको उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। मतलब पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि पूरे इंडिया लेवल पर, पूरे एक मैक्रो लेवल पर आपको कहां ओपन करना है अपना बिजनेस, एंड सेकेंडली कि उधर भी कहां पे, मतलब अगर कोई लोकेशन भी है, कोई स्टेट भी आपने चूज कर लिया, कोई सिटी चूज किया है, तो सिटी में भी कहां पर, कौन से एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर, तो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो रिसोर्सेस है, आपकी जो डिमांड है, आपका जो मार्केट है, वो सब उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका फिजिकल फैसिलिटी कहां हो।
नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांट लेआउट के ऊपर। आफ्टर फाइनलाइजिंग द फिजिकल फैसिलिटी, लेआउट ऑफ फिजिकल एग्रीमेंट ऑफ मशीनरी, लेआउट ऑफ फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ मशीनरी, प्रोडक्ट्स एंड अदर डिपार्टमेंट्स। तो जब भी आप कोई फैक्ट्री ओपन करो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको फैक्ट्री जो है वो उसका लेआउट कैसा हो। अभी हम बात कर रहे हैं बड़े लेवल की, ठीक है। आप छोटे लेवल जो है उसका मत सोचिए। अभी आप सोचिए कि आपके पास बड़ी फैक्ट्रीज है, तो फैक्ट्री का जो लेआउट है, मतलब वहां पे जो एरिया है वो भी कैसा होना चाहिए। कहां पर आप कमरे बनाएंगे, कहां पर आप प्रोडक्शन के मशीन्स रखेंगे, कहां पर आप उसे स्टोर करेंगे, कहां एडमिन डिपार्टमेंट बैठेगा, तो ये सब का आपको सोचना पड़ेगा। तो आपका फैक्ट्री जो है वो कैसा दिखे, अंदर से उसके रूम्स वगैरह है जो कैसे बाइफरकेट हो, कैसा लेआउट हो, वो सब भी आपको सोचना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्क फोर्स, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनटू डिजायर्ड आउटपुट, मोटिवेटेड एंड ट्रेन्ड स्टाफ। मतलब कि आपका जो बिजनेस है, अभी हम लोग पूरे बड़े बिजनेस के ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो बड़े बिजनेस में क्या होता है कि आप अकेले लेवल पर, सिंगल लेवल पर आप है ना पूरा बिजनेस नहीं कर सकते। आपके लिए नीचे आपको एम्प्लॉयर्स रहेंगे, आपके बहुत सारे स्टाफ रहेंगे, वर्कर रहेंगे, आपको उन सबको संभालना पड़ेगा टू हैव अ डिजायर्ड आउटपुट, यानी कि कुछ एक आप प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उसके लिए। तो मान लो कि अगर आपके जो एम्प्लॉयज है, अगर वही इतने मोटिवेटेड नहीं है, या वो दुखी होकर बैठे हैं, या फिर मतलब उनको उनमें वो एनर्जी नहीं है कि आपके लिए कुछ कर पाए, तो वो आपके लिए लॉस ही रहेगा। तो बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस आपको सोचना पड़ेगा कि आपके पास एम्प्लॉयज कहां से आए, आपको उनके इंटरव्यू लेने पड़ेंगे, समझना होगा कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर कोई ऐसा है कि उनको बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, तो अगर कम पैसे मिल रहे तो वो खुश नहीं रहेंगे तो आपके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हमेशा आपके जो वर्कफोर्स है, जो आपके वर्कर है, जो आपके एम्प्लॉयज है, वो हमेशा मोटिवेटेड होने चाहिए। एंड इवन आपको उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। अगर कोई आप ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई टेक्निकल चीजें हैं अगर आप बना रहे हो, जैसे हो गया मोबाइल फोन, तो जो मोबाइल फोन बनाने वाले जो वर्कर होते हैं वो बहुत ट्रेंड होते हैं कि उनको कहाँ कैमरा फिट करना है, कहाँ उनको स्पीकर फिट करना है, तो उनको ये ट्रेनिंग किसने प्रोवाइड की है। तो अगर आप कोई ऐसी फैक्ट्री ओपन कर रहे हो जिसमें बहुत टेक्निकल नॉलेज चाहिए, तो आपको आपके वर्कर को वो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो आप ध्यान रखना हमेशा कि आपके जो वर्कर है वो मोटिवेटेड रहे, वो ट्रेंड रहे। एंड जितने बेटर आपके वर्कर रहेंगे उतना बेटर आपका कंपनी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं टैक्स प्लानिंग का। अंडरस्टैंड द टैक्स लायबिलिटी, सेक्शन 10AA 35 AD ऑफ इनकम टैक्स, इंपैक्ट ऑफ बिजनेस डिसीजंस। जैसे अभी टैक्स प्लानिंग आपको आइडिया नहीं होगा इसके बारे में, लेकिन आप जैसे थोड़ा ग्रेजुएशन तक पहुंचोगे आपको आइडिया आ जाएगा कि टैक्स प्लानिंग होती क्या है। मतलब क्या होता है कि जो अभी हमने बात किया था कि गवर्नमेंट को पैसे कहां से मिल रहे हैं, तो गवर्नमेंट को पैसे मिल रहे हैं जो वहां के जो लोग हैं, वहां के जो रेसिडेंट है उनसे। तो कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट कोई भी एक्टिविटी को या कोई भी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उनके टैक्सेस वो बहुत कम कर देता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सिक्किम में अगर आप फैक्ट्री ओपन करते हो तो आपको गवर्नमेंट के थ्रू एक बेनिफिट मिलता है, जो कि है कि आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो जिनके भी फैक्ट्रीज अगर सिक्किम में है तो उनको टैक्सेस की माफी है। तो ये सब क्या है, ये सब गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी होती है, टैक्स जो पॉलिसी है वो होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी जो है उसका आप एकदम अच्छे से बेनिफिट उठा पाए। तो इसके लिए आपको वैसे लोग भी हायर करने पड़ेंगे जो आपको टैक्स के रिगार्डिंग में अच्छा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाए। तो बिजनेस स्टार्ट करने के पहले आपको ये देखना है कि गवर्नमेंट किन तरह के बिजनेस को प्रमोट कर रही है, उनके पास से टैक्सेस कम ले रही है या उनको सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कर रही है। तो ये जो 10AA सेक्शन 35 AD वाले सेक्शन जो है, ये क्या है, एक तरह के सेक्शंस है इन इनकम टैक्स, जो क्या कर रहे हैं, जो कि हेल्प कर रहे हैं बिजनेसमैन को उनको टैक्स को बचाने के लिए। जैसे एक 35 AD के अंदर एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अगर आप कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि टैक्सेस जो है, ये टैक्सेस की जो पॉलिसी है उनसे आपके बिजनेस को क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। क्या आप ऐसा तो बिजनेस नहीं कर रहे जिसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स हो। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि टैक्सेस कम से कम लगे आपके, ताकि आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाए। एंड लास्ट जो है हमारा वो है लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। आफ्टर कंसिडरिंग अबव फैक्टर्स, एंटरप्रेन्योर कैन स्टार्ट बिजनेस। तो अभी जो हमने 9 ऊपर जो पॉइंट्स पढ़े थे, अगर आप उसको समझ गए हैं तो आपको पता है कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। तो अब जो फाइनल स्टेज है वो है कि आपको बिजनेस एक्चुअली में स्टार्ट करना है। तो
आपको अगर आपको 9 समझ में आ गए हैं तो आप इजीली बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे एंड वो प्रॉफिटेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमने पढ़ा था कि बिजनेस जो है वो बहुत अनसर्टन होते हैं, बट आपको कम से कम ये 9 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा टू हैव सम सक्सेस रेशियो। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक फैक्टर इन स्टार्टिंग अ बिजनेस। तो बेसिक फैक्टर इन स्टार्टिंग अ बिजनेस के 10 पॉइंट्स है। क्या है पॉइंट, आवाज रीड करते हैं हम लोग। फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ लाइन बिजनेस, सेकंड है साइज ऑफ फर्म, थर्ड है चॉइस ऑफ फर्म, फोर्थ है लोकेशन ऑफ बिजनेस, फिफ्थ है फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन, सिक्स्थ है फिजिकल फैसिलिटी, सेवेंथ है प्लांट लेआउट, एट्थ है कंपिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स, नाइन्थ है टैक्स प्लानिंग, टेंथ है लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द बेसिक फैक्टर्स ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, तो आपको ये 10 पॉइंट्स लिख के आने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैं आपको ये पॉइंट समझा रहेगा। एंड अब आप इसके अब टेक्स्ट बुक में आप एकदम जो पीछे से शुरू करोगे तो आपको ये फैक्टर्स इन स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस का जो क्वेश्चन आपको मिलेगा आप उसे रीड कर लीजिए एंड अभी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो आप उसे नोट डाउन कर दीजिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ तक बने रहने के लिए। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूंगा, या फिर मैं जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आपको वो आपके जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, चलो बाय बाय।